आज हम एलिमेंट 2.2 पढ़ेंगे, जिसमें हम हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी के बारे में सीखेंगे। इस लेक्चर के बाद आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी तैयार कर सकेंगे, लिहाजा किसी भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बुनियाद हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी होती है। एक अच्छी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल अप्रोच और कमिटमेंट को वाज़े करती है, जिसके जरिए वो अपने मुकर्रर किए गए एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहती है। ये पॉलिसी एम्प्लॉयज़ के लिए जनरल और स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फ्रेमवर्क फराहम करती है और उन ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स पर रहनुमाई देती है जो वर्कप्लेस एक्टिविटीज़ के दौरान एम्प्लॉयज़ और दूसरे अफराद को नुकसान से महफूज रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। खास तौर पर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर असरअंदाज होती है। ये दो तरीकों से होता है। पहले, सीनियर मैनेजमेंट को ये फैसला करना होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को किस लेवल के हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर कमिट कर रहे हैं और उसके मुताबिक रिसोर्सेज जैसे कि टाइम, पैसा और मैन पावर एलोकेट करते हैं। दूसरा, मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है कि उनके फैसले पॉलिसी के मुताबिक हों और ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटेड एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ न जाएं। एक बात याद रखें, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मेट या कंटेंट नहीं होता। ये पॉलिसी हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने हालात के मुताबिक होनी चाहिए, जैसे कि हैज़र्ड्स और रिस्क्स। पॉलिसी को वर्कप्लेस में मौजूद तमाम हैज़र्ड्स और उनसे पैदा होने वाले रिस्क्स को मद्देनज़र रखकर बनाया जाता है ताकि मुनासिब कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए जा सकें। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का साइज पॉलिसी की डिटेल पर असर डालता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिंपल पॉलिसी, जबकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा फॉर्मल और डिटेल्ड पॉलिसी ज़रूरी होती है। और तीसरे नंबर पर ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी देखी जाती है। ऑपरेशंस जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी, उतनी ही हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को कॉम्प्रिहेंसिव बनाना ज़रूरी होता है ताकि हर एक्टिविटी और लेवल कवर हो सके। इसलिए पॉलिसी को डेवलप और टेलर किया जाता है ताकि वो उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुनासिब हो जिसके लिए वो बनाई गई है। मिसाल के तौर पर एक छोटी लो हैज़र्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी एक बड़ी हाई हैज़र्ड ऑयल एंड गैस मल्टीनेशनल कंपनी की पॉलिसी से काफ़ी मुख्तलिफ होगी। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हर लेवल पर प्रैक्टिस को गाइड करती है। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड और गाइडेंस पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंडेशन R164 के आर्टिकल 14 के मुताबिक एम्प्लॉयर्स पर लाजिम होना चाहिए कि अगर उनके ऑपरेशंस की नेचर इस बात की मुतकाजी हो तो वो अपनी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ पॉलिसी और अरेंजमेंट्स को लिखित शक्ल में बयान करें, उन जिम्मेदारियों को वाजे करें जो इन अरेंजमेंट्स के तहत अंजाम दी जाती हैं और ये मालूमात हर वर्कर तक ऐसी ज़बान या मीडियम में पहुँचाएं जो वर्कर आसानी से समझ सके। इस ILO रिकमेंडेशन पर अमल को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक और रीजन्स में नेशनल या रीजनल कवानीन मौजूद होते हैं जो एम्प्लॉयर्स को हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट और रिकॉर्ड करने का कानूनी पाबंद बनाते हैं। मिसाल के तौर पर यूके में ये रिक्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट 1974 सेक्शन 2 पार्ट 3 में बयान की गई है। इसके अलावा ILO का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम ILO OSH 2001, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, भी हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसीज़ के हवाले से मज़ीद गाइडेंस फराहम करता है। अक्सर नेशनल गवर्नमेंट्स भी अपने मुल्क के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक प्रैक्टिकल गाइडेंस पब्लिश करती हैं। मिसाल के तौर पर यूके में HSE हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़ और OHSMS पर मुख्तलिफ गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स जारी करता है। इस पर भी हम नीबॉश IG के लेक्चर्स के बाद डिटेल वीडियो बनाएंगे कि किस तरह आप उन गाइडेंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। चलें अब हम पॉलिसी के सेक्शन देख लेते हैं। आमतौर पर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी 3 बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ जनरल पॉलिसी। ये हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट के हवाले से ओवरऑल फिलॉसफी, विजन, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को बयान करता है। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन। इस सेक्शन में हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए चेन ऑफ कमांड, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाजे की जाती हैं ताकि ये मालूम हो कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। नंबर 3, अरेंजमेंट सेक्शन। इस हिस्सा में हेल्थ और सेफ्टी को इफेक्टिवली मैनेज करने के प्रैक्टिकल अरेंजमेंट्स बयान किए जाते हैं, जैसे कि रिस्क असेसमेंट का तरीका और स्पेसिफिक इश्यूज का मैनेजमेंट, मिसाल के तौर पर विजिटर्स की सेफ्टी। अब हम हर सेक्शन को एक एक करके तफसील से देखते हैं। जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ जनरल पॉलिसी।
ये स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल अप्रोच को डिफाइन करता है और बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से कहां तक पहुंचना चाहती है। इसमें टॉप मैनेजमेंट अपनी विजन बयान करती है और ये कमिट करती है कि ऑर्गेनाइजेशन लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी। कई ऑर्गेनाइजेशंस कानून से भी हायर स्टैंडर्ड्स अचीव करने का कमिटमेंट करती हैं, या तो कॉर्पोरेट पॉलिसी के तहत या फिर अपनी ऑपरेशंस की नेचर की वजह से। इस स्टेटमेंट में ये बात भी तस्लीम की जाती है कि मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों हर लेवल पर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में किरदार अदा करते हैं। इसलिए वाज़े तौर पर कहा जाता है कि पॉलिसी पर अमल हर शख्स के लिए लाजमी है और पॉलिसी की सीरियस खिलाफवर्जी डिसिप्लिनरी एक्शन का सबब बन सकती है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट की ज़रूरी खुसूसियात ये हैं: पॉलिसी पर ऑर्गेनाइजेशन के सबसे सीनियर शख्स जैसे सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर के दस्तखत होने चाहिए ताकि ये साबित हो कि कमिटमेंट हाईएस्ट लेवल से है। पॉलिसी डेटेड होनी चाहिए ताकि रिव्यू के लिए एक रेफरेंस पॉइंट मौजूद हो। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में आमतौर पर कुछ जनरल एम्स बयान किए जाते हैं, जैसे कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, महफूज वर्कप्लेस, सेफ इक्विपमेंट और सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क फराहम करना, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और सुपरविजन का इंतजाम, तमाम रेलेवेंट एक्टिविटीज़ के रिस्क असेसमेंट्स, हेल्थ और सेफ्टी परफॉर्मेंस का मॉनिटरिंग, मुनासिब रिसोर्सेज का इंतजाम जैसे एक्सपर्ट सेफ्टी एडवाइस, वर्कर्स के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन सिस्टम्स। ये एम्स अक्सर एस्पिरेशनल होते हैं, यानी ये ज़रूरी नहीं कि वो करंट परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करें। ये ऑर्गेनाइजेशन की विजन को जाहिर करते हैं, जैसे कि ज़ीरो हार्म। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स भी सेट किए जा सकते हैं। टारगेट्स इसलिए अहम होते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है, स्टाफ को क्लियर गोल्स मिलते हैं, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को प्रमोट किया जाता है। टारगेट्स का ताल्लुक हो सकता है एक्सीडेंट या इल हेल्थ रेट में कमी, एक्टिव मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ जैसे इंस्पेक्शंस, रिस्क असेसमेंट्स का कंप्लीशन, ट्रेनिंग डिलीवरी, वर्कर कंसल्टेशन सिस्टम्स का डेवलपमेंट। टारगेट्स अक्सर पास्ट परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरिजन पर सेट किए जाते हैं, जिसे बेंचमार्किंग कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स जो जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में तय किए जाते हैं वो कैसे होने चाहिए। हेल्थ और सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स को स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में एस का मतलब है स्पेसिफिक, यानी ऑब्जेक्टिव वाज़ेह और क्लियर होने चाहिए। एम का मतलब है मेजरेबल, यानी ऑब्जेक्टिव मेजर किए जा सकते हों। ए से मुराद है अचीवेबल, यानी कि ऑब्जेक्टिव हासिल किए जा सकते हों। आर से मुराद है रीजनेबल, यानी ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेज और टाइम के अंदर होने चाहिए। और टी से मुराद है टाइम बाउंड, यानी ऑब्जेक्टिव मुकर्ररा डेडलाइन के साथ हों। मिसाल के तौर पर सेफ्टी कल्चर बेहतर बनाना स्मार्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है, जबकि 12 महीने में तमाम 48 रिस्क असेसमेंट्स रिव्यू करना एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव सेट करते वक्त गौर करने वाली बातें ये हैं: सीनियर मैनेजमेंट और सेफ्टी एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और लेवल्स पर ऑब्जेक्टिव्स का सेट होना, कानूनी और दूसरी रिक्वायरमेंट्स को देखना, वर्कप्लेस के हैजर्ड्स और रिस्क्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और बिजनेस नीड्स, इंटरेस्टेड पार्टीज के व्यूज जैसे एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स, क्लाइंट्स